नमस्कार, मैं संगीता और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। खबर प्रयागराज से, जहां कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम बोले, कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार ही चरम पर था। 1 रुपया केंद्र से चलता था, गरीब तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। राजीव गांधी के बयान का हवाला देकर कांग्रेस पर साधा निशाना। आरोप है कि कांग्रेस सरकारों ने 68 लाख करोड़ से अधिक का हुआ है भ्रष्टाचार। राहुल गांधी पर तंज और चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के अब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, वो संसद में खड़े होकर के इस बात को कहे थे कि हम 1 रुपया अगर किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी विकास कार्य के लिए भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अभी मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, जब लखनऊ से प्रयागराज के लिए चला तो लगभग 68 लाख करोड़ रुपया, अगर जितने बजट आए हैं उसमें जो चोरी की गई है, जो भ्रष्टाचार किया गया है कांग्रेस के समय में, वो 68 लाख करोड़ से अधिक होता है। तो चोरी और सीनाजोरी, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हुए हैं उन्हें गरीब कल्याण नहीं दिखाई देगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो कड़े और बड़े कदम उठाए गए, जो 55 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना से खाते खोले गए, जिसके माध्यम से डीबीटी के बाद डायरेक्ट बेनिफिशियरी को जो पैसे ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है, ये बात कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगी, भ्रष्टाचारियों के समझ में नहीं आएगी। यह माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकास से युक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, 2047 तक विकसित भारत, यह एक जो संकल्प है, उस संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। और उसमें भी जब ये कांग्रेस और इनकी कंपनी सवाल उठाती है तो मुझे हंसी आती है कि जो मतलब चोरों के सरदार रहे हों, जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता रहे हों, जिन लोगों ने इस देश को अगर भ्रष्टाचार में न डुबोया होता तो आज हमसे बाद में जो आज़ाद हुए देश हैं वो विकसित देश हो गए और हम अभी विकासशील देश बने हुए हैं। तो आज जब विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है तो इनको भ्रष्टाचार युक्त भारत चाहिए, तो भ्रष्टाचार युक्त भारत तो भारत की जनता नहीं चाहती। अच्छा, अगर बात करें तो एबीवीपी पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था, सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जो है एबीवीपी कार्यकर्ता आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम लोग भी छात्र के रूप में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम किए हैं। एक राष्ट्रवादी, एक विचारधारा से जुड़ा हुआ और छात्रों के हित में निरंतर संघर्ष करने वाला संगठन है। उसमें जिन लोगों ने जाति की थी, जांच करने के बाद रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और विद्यार्थी परिषद का क्या कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है, वो मुझे जानकारी नहीं। बच्चों के साथ पुलिस ने जाति की थी, जांच हुई और जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने कहा था और कड़ी कार्रवाई की गई। बिहार का चुनाव अब सामने है, वहाँ पर सभी दलों ने ताकत झोंक रखी है, क्या कहेंगे बिहार के चुनाव को? बिहार के चुनाव में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन विजय की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एंड कंपनी वहाँ चारों खाने चित हो चुकी है। चुनाव से पहले ही उनके जितने मुद्दे थे उन मुद्दों की हवा निकल चुकी है। वहाँ की जनता जान चुकी है कि एक गरीब माँ बाप के बेटे की ताकत, बढ़ती हुई ताकत को देख करके उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए इन लोगों ने साजिश किया। अब जो विशेष तौर से वहाँ के गरीबों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ के नौजवानों के लिए, वहाँ के श्रमिकों के लिए, वहाँ के बिहार के विकास के लिए जो नीतीश जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, वह एक पिछड़े हुए राज्य को अब विकास के पथ पर आगे ले जाते हुए राज्य देख करके राष्ट्रीय जनता दल को अपना जंगल राज्य याद आ रहा है और कांग्रेस को अपना भ्रष्टाचार वाला राज्य याद आ रहा है। दिसंबर में एमएलसी की कुछ सीटों पर चुनाव, बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार, जिससे काफी जो है बिहार में लोग उसको अपमानजनक मान रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार। देखिए, कांग्रेस बिहार हो, यूपी हो, हिंदी भाषी राज्य हो, वहाँ के लोगों का लगातार अपमान करती रही। अभी जो श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने यात्रा निकाली थी बिहार के अंदर, उस यात्रा में उन लोगों को बुलाया जिन लोगों के बारे में अपमान भरे शब्द, चाहे वो दक्षिण भारत में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी हों, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हों, इन लोगों ने सदैव अपमानजनक भाषा का प्रयोग बिहार और यूपी के लोगों के लिए किया था। उनको बुला करके उनको बिहार से नफरत है, उनको यूपी से नफरत है,
उनको गरीबों से नफरत है, उनको किसानों से नफरत है, उनको महिलाओं से नफरत है। लेकिन इसका जवाब बिहार के चुनाव में भी, आने वाले हर चुनाव में जनता देगी। यूपी में बाढ़ कई जिलों में है। नहीं, बाढ़ के संकट से निपटने की मजबूत तैयारियां हैं, सबको मदद की जा रही है। जहां जहां जरूरत है सरकार और प्रशासन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ तैयार खड़ा। दिसंबर में विधान परिषद की कुछ सीटों पर फिर से चुनाव होंगे, क्या तैयारी है पार्टी? जब होगा उसका विचार कर लेगी पार्टी। अच्छा, इसके अलावा बात करें, आज शिक्षक दिवस भी है जो कि काफी नहीं, आज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है और उनको सबको शिक्षक दिवस पे प्रणाम भी करते हैं, उनको शुभकामनाएं भी देते हैं और उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिन बच्चों को वो पढ़ा करके बढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षित करने का काम करते हैं, उन बच्चों को जो आज जी पढ़ाए जा रहे हैं उनको विकसित भारत मिलने वाला है। तो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की शिक्षा देने का ये जो सही समय है और वो गुरुजन लोग हमारे कर रहे हैं और अच्छे से करें, सरकार पूरी तरह से उनके साथ। ममता बनर्जी ने तंज कसा है, बीजेपी को जो है इस तरीके का तंज कसा आपने बताया है। देखिए, ममता बनर्जी जी चली चला की बेला में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है, टीएमसी की सरकार वहाँ जा रही है, 26 में चुनाव वहाँ होने वाले हैं, इसलिए बौखलाई हुई है, इसलिए इस प्रकार की बातें वो बोलेंगी। लेकिन उनको मालूम है कि पिछले विधानसभा चुनाव में तमाम धांधली अगर नहीं करती तो कमल का फूल वहाँ खिल गया था। लेकिन इस बार वहाँ की जनता एकदम तैयार बैठी है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और भाजपा की अगुवाई में पश्चिम बंगाल प्रदेश। खबर यूपी के जनपद सोनभद्र से है, जहां संवेदनहीनता व लापरवाही की हद सोनभद्र के बीजपुर पुनर्वास प्रथम में उस वक्त पार हो गई जब महिला ने सरकारी अस्पताल के सामने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। सरकार स्वास्थ्य सेवा के बेहतरीन के लिए लाख दावे कर ले, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की लापरवाही के आगे सब बेकार है। गुरुवार की रात्रि एक महिला प्रसव पीड़क से बीजपुर पुनर्वास प्रथम स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य के सामने सड़क पर तड़पती रही, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। घंटों प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीजपुर पुनर्वास प्रथम के सामने बच्चे को सड़क पर जन्म दे दिया। परिजन एनएम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को फोन लगाते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। इस घटना से अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मी अपने कर्तव्य के प्रति कितना संजीदा है। क्या नाम है? सुजीत कुमार। बताएं क्या मामला है? मामला सर ये हमारा यही है कि जो है कि हमारे परिवार को रात को जो है 2 बजे लमसम में पीड़ा दर्द उठा। तो दर्द पीड़ा उठने के बाद जो है कि हम बगल में आशा हैं, आशा को लेकर गए और उस नर्स के पास जो है आशा फ़ोन लगाते रह गई कम से कम वो चाबी का बहाना खोज के। उसके बाद जो है कि वो नहीं, चाबी नहीं है हमारे पास, चाबी नहीं है, और बहाना करके उसके बाद हम वहीं पे जो है खड़े थे और हमारा लड़का जो है उसी के सामने जो है खुले आसमान के नीचे जो है कि लड़का हमारा जब पैदा हो गया। बच्चा कहाँ हुआ? हॉस्पिटल पे हुआ? कहाँ? नहीं, हॉस्पिटल के जस्ट सामने सड़क खुले आसमान के नीचे हुआ, जो है सड़क के सामने, सड़क पे है। और सड़क पे हुआ। उसके बाद नर्स आई, नर्स से आने के बाद अपना हक पद मांगने लगी कि हमको ये पैसा चाहिए। तो हम बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, 200 रुपया हम दिए। में आया है एक महिला को आज रात्रि में करीब 4 बजे भोर में गेट के सामने ही परसों हो गया। उनका आरोप है कि हम लोगों ने एएनएम को फ़ोन लगाया और उनके द्वारा चाबी ना मिलने का बात बताया जा रहा था। इसी दौरान बच्चा पैदा रोड पर ही हो गया। क्या इस पर कहना चाहेंगे सर? मुझे भी मीडिया से ही सूचना मिली है, तो हमने तुरंत एएनएम से बात किया। वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीजपुर के हैं उनसे भी हमने बात किया। तो ये पता चला कि एएनएम का कहना है कि चाबी कोल्ड चेन हैंडलर के पास था, मेरे पास नहीं था। तो चाबी मिलने में मुझे थोड़ा देर हो गया और मैं जैसे ही कही कि मैं पहुंच रही हूं, तब तक ये गर्भवती महिला को उसके परिजन अपनी निजी गाड़ी में उसको बैठा करके तुरंत अस्पताल पहुंचे हैं और पहुंचते ही अस्पताल के गेट के बाहर बच्चा हो गया। और थोड़े 5 या 10 मिनट के बाद ये एएनएम भी पहुंची हैं। तो मालूम हुआ कि ये फिर उसका नाला काटी है और एडमिट भी किए हैं हॉस्पिटल में। और पैसे की जहाँ तक बात है तो उनसे भी बात किया गया है। तो कहीं है कि वो खुशी से उन्होंने 200 रुपये मुझे दिया है, लेकिन ये भी कही है कि हमने उनसे टेलीफोनिक पे बात किया उनके परिजन से, गर्भवती महिला जो इसको बच्चा हुआ है उसके परिजन से बात करने पर ये हुआ कि नहीं, पैसा की बात हमने कहीं कहा नहीं है, लेकिन वीडियो में साफ साफ बता रहे हैं कि हाँ हमसे 200 रुपया लिया गया है।
और एएनएम जो कभी कुछ दिन पहले वहाँ पर नियुक्ति हुई है डिलीवरी के लिए किया गया है। बीजपुर मेरा डिलीवरी नहीं हो पा रहा था वहाँ पे, तो उसी के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। तो उनका कहना है कि नहीं, उन्होंने पैसा ऐसे खुशी से दिया है। सर अगर तुरंत जो है हमने स्पष्टीकरण के लिए कह दिया है कि तुरंत लिखित में स्पष्टीकरण करके सीएससी मेरपुर को दें, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को भी सूचना मिली है, हमने उनको अवगत करा दिया है। तो जैसे ही उन्होंने अपना लिखित में स्पष्टीकरण वो देती है तो मैं अवगत कराता हूँ महोदय को। सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, प्रतिभूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग प्रभारी मंत्री जनपद प्रयागराज श्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर पंडित राम कुमार शुक्ल महाविद्यालय होलागढ़ सोराव में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह एवं स्मार्टफोन टैबलेट वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। माननीय मंत्री जी के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंत्री जी ने मानव के चरित्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका के महत्व को बताते हुए कहा कि देश में जितने भी महापुरुष हुए उनके पीछे उनके गुरुओं की भूमिका रही। सम्मान देना, आपके सर पर आपके गुरुजन जनों का आशीर्वाद है तो आप मानिए कि आपके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। शिक्षक राष्ट्र के भाग का विधाता होता है। शिक्षक है, शिक्षक ही है जो छात्रों के जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। शिक्षक एक मूर्ति काल की तरह होते हैं जो अपने विद्यार्थियों को उचित आकार देकर उन्हें समाज का एक उत्तम संस्कृत और इंसान बनाता है। जो शिक्षकों का खोकर और चोट बर्दाश्त कर लेता है वो महान होता है। जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर को चोट करता है, जो पत्थर बर्दाश्त कर लेता है वो मंदिर का स्थापित हो जाता है। जो पत्थर बर्दाश्त नहीं करता है वो बाहर उस टुकड़े को रख दिया जाता है। जीवन भर लोग नारियल तोड़ते रहते हैं और जो पत्थर बर्दाश्त कर लिया उसके गले में माला बनाया जाता है। जब शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों के मूल में प्रतिष्ठित होती है, जैसे आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात की व्यवस्था की गई है कि शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय मूल्यों के मूल में प्रतिष्ठित होते हैं। हमारे जीवन में स्वतंत्रता संप्रभुता मायने रखती है। पूर्व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं भागंबरी गाड़ी के पीठाधीश्वर गोकुलवासी नरेंद्र गिरी महाराज की चौथी पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, क्योंकि कल सुबह से ही चंद्र ग्रहण के कारण सूतक लग जाएगा। इसलिए सभी अनुष्ठान कार्यक्रम आज से शुरू कर दिए गए हैं, जिसके चलते न केवल सामाजिक स्थल को फूलों से सजाया गया है बल्कि यज्ञ हवन और शास्त्रीयान के कार्यक्रम आज से ही शुरू हो गए। इस विषय में जानकारी देते हुए महंत बलवीर गिरी महाराज द्वारा जानकारी दी गई थी। बता दें कल दोपहर 1 बजे से चंद्र ग्रहण का लगन शुरू हो रहा है, जिसके कारण किसी भी प्रकार के धार्मिक एवं अन्य अनुष्ठानिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। मंदिरों के कपाट बंद होंगे। इस बार एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला कि श्री लेटे हनुमान जी महाराज 5 बार गंगा स्नान किए हैं, जो कि अपने आप में एक अद्वितीय घटना है। इस विषय में गुरुजी आप क्या कहेंगे? अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकर। जय त्रिवेणी जय प्रयाग। पहले तो सभी दर्शनार्थियों को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को हनुमान जी महाराज के 5 बार जल शयन की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, यहाँ 1 बार स्नान करते हैं तो हम उसमें अपने आप में अद्भुत मानते हैं, पर इस बार देखने को मिला कि हनुमान जी महाराज 5 बार स्नान किए। जब हम मानते हैं कि 1 बार स्नान करने पर जब सब जगत का कल्याण करते हैं तो 5 बार करने पर तो 5 गुना बढ़ता है। तो मेरा तो यही मानना है कि हनुमान जी महाराज सबके जीवन में ऐसा ही कल्याण करें। ये एक अपने आप में अलौकिक घटना है कि हनुमान जी महाराज को हम सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं अपने नेत्रों को कि हनुमान जी महाराज 5 बार स्नान कर रहे हैं। तो ये हम सभी के लिए सौभाग्य का समय है। देखिए, जैसी जो परंपरा के अनुसार जिस तरीके से भगवती का उनको पुकारा जाता है, माता जी को भगवान हनुमान जी महाराज उनके सानिध्य में जाते हैं, तो जो विधि विधान होती है उसी विधान के साथ माँ भगवती का आवाहन किया गया। आवाहन करके पहले जल स्नान, फिर दूध, दही, घी, पंचामृत, शक्कर इत्यादि से गंधों से भगवती का अर्चन करके, पूजन करके, माता जी को पुकार करके हनुमान जी महाराज अब शयन की अवस्था में हैं। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से हम इस बात का विश्वास करते हैं कि हनुमान महाराज स्नान करते हैं तो समस्त जगत का कल्याण करते हैं, तो हो सकता है इस बार कुंभ में अपने आप में एक अलौकिक चमत्कार है कि जहाँ 3 अमृत स्नान होते हैं वहाँ 5 स्नान हुए इस बार। तो यहाँ भी हनुमान जी महाराज कुछ दृष्टांत से देखा जाए तो प्रयागराज के कोतवाल भी हैं, और हम समझते हैं कि हनुमान जी महाराज ने 5 स्नान कर करके यह
दर्शा दिया है कि यहाँ जो कुंभ गया वो कहीं न कहीं ऐश्वर्यशाली और सभी का कल्याण में गया है। तो मैं उसी दृष्टि से इस विषय को देखता हूँ। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। गुरुजी, आज सदगुरुदेव जी का आज चौथी पुण्यतिथि है। इस पे किस तरह के कार्यक्रम होंगे, क्या क्या यहाँ पे आयोजन होगा और उनकी स्मरण में किस तरह के यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये पूज्य गुरुदेव का शरीर 20 सितंबर महालय पूर्णिमा तिथि थी। तो पूर्णिमा तिथि को शरीर हुआ था, तो जिसमें आज चौथा स्मरण बेला है उनकी, जो मनाई जाएगी 7 सितंबर को। हमारे यहाँ तिथियों का बड़ा महत्व है, तो इसलिए जो है जो पुण्य तिथि है, पूर्णिमा तिथि है, वो 7 सितंबर को इस बार पड़ रही है। पूज्य गुरुदेव का भंडारा के कार्यक्रम इसी दिन रखा गया है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये रही है कि इस बार चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जिस कारण से हमने भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का रखा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक पड़ता है, तो 1 बजे के बाद सूतक लग जाएगा। तो सुबह सबसे पहले तो सभी दर्शनार्थी जितने भक्तगण हैं भंडारे में प्रसाद पाने आएंगे, सब 10 से 1 बजे तक बीच में ही यहाँ आ जाएंगे। दूसरा ये कि पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल पर पूजन अर्चन किया जाएगा, यहाँ यज्ञ अनुष्ठान किए जाएंगे, भगवान शंकर का अभिषेक किया जाएगा, माँ भगवती का अभिषेक किया जाएगा और हमारे इष्ट देवी कार्तिकेय भी उनका ही पूजन यजन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ समस्त भारतवर्ष से संतों का आवागमन शुरू हो चुका है। सभी संतों का यहाँ पंगत प्रसाद करा के ये सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। बता दें, फतनपुर थाना क्षेत्र में नारायणपुर नहर के पास पुलिस बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में लूट के अंतरजनपदीय बदमाश रवि पासी उर्फ रवि भारतीय मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश सीएससी से प्रतापगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अपराधियों के पास अवैध तमंचा, कारतूस, पल्सर मोटरसाइकिल व 2 एंड्रॉयड फोन और 6800 रुपए नगद बरामद हुए। नारायणपुर नहर के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें रवि पासी नाम का बदमाश, जो धूमनगंज का रहने वाला है, प्रयागराज का, इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछताछ में ये संज्ञान में आया कि ये व्यक्ति 2 दिन पहले जो फतनपुर में पेट्रोल पंप पे लूट हुई थी उसमें शामिल था। इस पर 17 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इससे लूटा हुआ मोबाइल, तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद हुई है और शीघ्र ही हम लोग सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर 17 मुकदमे पहले से दर्ज है। जी हाँ, ये अंतर जनपदीय बदमाश है, कई जनपदों में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोविंदपुर श्रीराम पार्क के पास अधिवक्ता एवं उसके भाई पर हुआ जानलेवा हमला। हमले में अधिवक्ता का भाई हुआ गंभीर रूप से घायल। पूरा मामला शिवकुटी थाना क्षेत्र का है, जहां पर अधिवक्ता रजनी कुमारी पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुरानी अदावत के चलते हमला किया गया है। इस हमले के दौरान उससे पर अवैध हथियार से फायर करने की कोशिश की गई, जिसका बचाव करते हुए उसके भाई को चोट लगी। गोली उसके भाई के हाथ के आर पार निकल गए, जिससे उसका हाथ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। गुड़िया, क्या था मामला, किस बात पे गोली चली थी, क्या हुआ था? हम दावा लेने गए थे। हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। तो हम इनका पहले से ही एक थोड़ा सा ऐसे झगड़ा हो गया था, मोहल्ले का ऐसे ही विवाद हुआ था। तो ये लोग आए दिन जब देखे तब हमको कमेंट करते थे। हाँ, बड़ी साली बड़ी वकील बनती है, हाई कोर्ट की वकील बनती, तो गाड़ी लेके निकलती थी तो आगे खड़े हो जाते। तो फिर हम सोचे चलिए ठीक है, ये लोगों का तो काम ही है। तो मैंने एक एप्लीकेशन दिया था, तो उसमें कुछ हुआ नहीं। तो ये लोगों ने पता नहीं क्या रिपोर्ट लगाई क्या नहीं, तो मैंने कचहरी से एक मुकदमा दर्ज किया, 154 दर्ज किया। फिर किसी ये लोग थोड़ा बोलते हैं कि हमारे सुरेंद्र, कौन थे ये लोग जो ये जो है आदर्श कनौजिया है, ये बोलता है कि हम ये MLC नेता है सुरेंद्र चौधरी, उसके हम रिश्तेदार हैं, बेटे हैं। उसी के दम पे फूलता है, हर बार यही कहता है कि देख लेंगे, तुम्हारे जैसे लोग बहुत हैं, हमारे पीछे नेता लोग हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। तो जब ये सब खत्म हो गया तो ये कल रात को हम भाई बहन जा रहे थे दवा लेके, जाते टाइम ये रास्ते में आया बाइक लेके, 3-4 बाइकें थी, 6 लोग थे। तो 6 लोग मिल के रोक लिए हम लोगों को, हम भाई बहन थे।
पहले मेरे ऊपर कनपट्टी पे कट्टा सटाया। आपकी? हाँ, बोले तुम बहुत बड़ी वकील बनती हो, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा गुंडा बनता है। तो फिर उसके बाद हम हड़बड़ा गए, हम कहे ये कैसे हो गया, अंधेला था, बहुत अंधेला था वहाँ पे। तो हम लोग हड़बड़ा गए, गाड़ी गिर भी गई। फिर वो घसीटते हुए मेरे भाई को ले आया अपरान चौराहे पे, घसीटते हुए ले आया। फिर उसके बाद बोला गोली चलाने लगा, तुम लोग को, तुमको भी मारेंगे साली, तुमको भी मारेंगे, तुम बहुत बड़ी वकील बनती हो, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा गुंडा बनता है, तुम्हारे दम पे बहुत फूलता है। फिर इसी बीच हाथापाई होने लगी और ये हमारे सामने ऐसे गोली ताना। फिर उसके बाद मेरे भाई ने बचाने की कोशिश की, गोली उसको मार दी। उसके सीने में लगी गोली? सीने में नहीं लगी, वो हाथ से रोक लिया। वो मेरे सीने पे मार रहा था, वो हाथ से रोक लिया, ऐसे रोक लिया। तो हम बहुत डर, उसका हाथ पूरा खत्म गया है, तेरा उसका पूरा। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? हमारे अपराधियों को पकड़ा जाए। बस ये है कि हम एक अधिवक्ता हो कि जब सेफ नहीं है, ऐसे ऐसे हो रहे हैं ये अपराध, हमेशा निकलती है। हम आए दिन हाई कोर्ट जाते रहते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। मेरे जान को खतरा है और मेरे परिवार को भी खतरा है। नाम दे दीजिए, परिचय बता दीजिए। जी, मेरा रश्मि कुमारी, एडवोकेट हाई कोर्ट। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित की हुई मौत, सरयू नदी में शव को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे परिजन। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवारजनों को शव के अंतिम संस्कार करने से रोका। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा शव को। 5 महीने पहले अप्रैल में हुई थी विवाहित की शादी। मामला कोतवाली बदोसराय के हसनापुर गांव का है। लखनऊ के पारा इलाके में तेंदुए देखने से मची सनसनी। रात में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए तेंदुए की गतिविधि। अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल जाने से रोका। मोहल्ले में मचा सन्नाटा। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को किया इत्तला। जांच में जुटी पुलिस। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। यूपी के फतेहपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में आज जीटी रोड स्थित आबूनगर मोहल्ला में राजरानी हॉस्पिटल एंड एडवांस लैप्रोस्कोपी सेंटर का उद्घाटन सांसद नरेश उत्तम पटेल ने फीता काटकर किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक करण सिंह पटेल और आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष व टीवीएस डायरेक्टर वीरेंद्र पटेल मौजूद रहे। वही सपा सांसद नरेश उत्तम ने कहा, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं और एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज के सवाल पर मीडिया को जवाब दिए बिना मौके से भागे। अभी जितने भी फैसिलिटीज सरकार दे रखी है, धीरे धीरे वो भी बढ़ा रहे हैं। हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो गए, अस्पताल तो हैं, लेकिन इतने में अभी काम नहीं चल रहा। ये तो सरकार के सहयोग में जितने भी लोग नर्सिंग होम चला रहे हैं, जनहित में चला रहे हैं, ये बेहतर है और ये लोग सब सरकार का सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। जिला अस्पताल की व्यवस्था के बारे में आपने अभी सवाल उठाए थे कि वहाँ पे एक मिनी सीएमएस जो कि पूरा जिला अस्पताल चला रहा है और सीएमएस साहब आज आपके साथ मौजूद है यहाँ पर, तो क्या लग रहा है कि प्राइवेट अस्पताल में सीएमएस साहब यहाँ पे क्या करेंगे? क्या वहाँ पे सरकारी अस्पताल यहाँ पे फैसिलिटी देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और आपके नाम पर अगर कोई आदमी मेरे पास आ जाता है और आपके चैनल का नाम बता के मुझसे बात करता है तो हम क्या कर लेंगे? अगर आपके ऊपर कोई आक्षेप लगाता है कि गलत हुआ तो आपकी गलती का, गलती तो उस व्यक्ति का है जो व्यक्ति आपका नाम लेके मेरे पास आया हुआ है। सीएमएस को वो आदमी बदनाम कर रहा था, वो कह रहा था कि ये मैं सीएमएस का काम देखता हूँ। तब मुझे खराब लगा कि ये सीएमएस का क्या काम देखेगा, कौन हो तुम, क्या है, तब इसको सस्पेंड कराएंगे। हाई अथॉरिटीज़ के बगैर यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन कोई नाम नहीं ले सकता। आप कैसे बोल सकते हैं कि उनका नाम? और लोगों ने तो देखा भी था सीएमएस साहब के साथ घूमते हुए। मैं नहीं देखा, जब मैं पाया तभी मैं एक्शन लिया और मैं ही आवाज़ उठाया और हमारे कैबिनेट मंत्री राकेश चांद जी निर्देश दिए कि इसको अभी हवालात में बंद करो, इसको सस्पेंड करो। वो हवालात में भी बंद रहा और सस्पेंड भी हो गया। देखिए, बुराइयां होना कोई वैसी चीज़ नहीं है। बुराइयों को दूर करना सबसे प्रमुख काम है। बुराइयां तो होती रहेंगी, इसीलिए आप लोगों को भी बनाया गया कि आज समाज के प्रतिबिंब है, दर्पण है, तो उस दर्पण को स्वच्छता के रूप में दिखाने के लिए आप लोग हैं। सरकार आपकी है तो पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के क्यों नहीं आप लोग बन गए? जिला अस्पताल में कोई ऐसा पेशेंट नहीं जिसको लुटाई उसके साथ नहीं चल रहा। अब ऐसा है, जहाँ कहीं पर भी इस तरह की बातें आती हैं, हमारी सरकार
एक एक बिंदु पर, एक एक मिट्टी के कण पर नजर लगाए हुए हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सरकार की नजर ना हो। लेकिन उस पर अगर आज जितने भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जितने भी विभाग बनाए गए हैं, उन विभागों में अगर कोई गड़बड़ी होती है, गड़बड़ करने वाले आदमी मिल जाते हैं। अगर मैं पौराणिक काल में जाऊं तो उस समय पर भी कुछ लोग गड़बड़ करने वाले थे, तो उनको समाज से दंडित किया जाता था। सरकार उस समय में जो भी सरकार रहे, जो भी लोग रहे, दंडित किया करते। इसमें कोई कमी नहीं है सरकार के कार्यों में। लास्ट क्वेश्चन, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर के घर में जाकर के हमला बोला, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने उनको गुंडा कह दिया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी से उनका गठबंधन है? अच्छा, एबीवीपी का नाम तो है, लेकिन आजकल जो स्थितियां लोगों की चल रही हैं, क्या वो सचमुच एबीवीपी के थे? इस पर भी आप लोगों को थोड़ा सा पर्दा हटाना चाहिए। पर अखिलेश का तो कहना है कि लगातार वे अपने संगठनों के द्वारा अपने समर्थकों पर हमला करवा रही है सरकार। ये काम तो उनका कहना ही है। वो तो सरकार के अगेंस्ट अगर नहीं बोलेंगे तो अखिलेश जी दिखेंगे कहाँ? तो छात्रों पर लाठियाँ कहीं ना कहीं सवालिया निशान नहीं खड़ी करती? नहीं होना चाहिए था, और नहीं होना चाहिए था, इसलिए 3 लोग सस्पेंड कर दिए गए। विद्यालय के अंदर जिस तरह से पुलिस का जाना, वो तो पहले से ही मना रहता है, वहाँ पर ये करना। वहाँ पर की घटना मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने घटनाएं ऐसे कर दिया उनको सस्पेंड कर दिया गया। खाकी बेलगाम हो चुकी है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, बेलगाम नहीं, बेलगाम नहीं है। कोई कुछ व्यक्ति बेलगाम हैं, खाकी बेलगाम नहीं है, डॉक्टर बेलगाम नहीं है, कोई व्यक्ति बेलगाम संगठन खाकी कोई एक कोई ग्रुप खराब नहीं है। उस ग्रुप का कोई आदमी खराब हो सकता है, उसमें। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।